Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the topic of muscular mechanical analysis of sprint running. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है उस समय क्या वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको है लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेट एट रेस्ट। ओके, ऑब्जेक्ट जो है तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग स्टार्ट लेते समय हमारी जो बॉडी है वो उस समय रेस्ट पोजीशन पे ही होती है जब तक हम लोग अपने आप से कोई इंटरनल फोर्स जो है अप्लाई नहीं करते, तब तक जो है हम लोग को मूवमेंट नहीं मिलता। अब उसके बाद बात आती है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या वर्क करता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको कहता है कि मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन, मोर मास मीन लेस एक्सेलरेशन। यानी कि अगर आपका बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, और मोर फोर्स जब आपके ऊपर अप्लाई होगा तो आपका जो एक्सेलरेशन जो है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन बॉडी का मास जो है वो चेंज नहीं होता। ओके, अब इधर बात आती है कि मोर फोर्स जो है वो आपके ऊपर कैसे अप्लाई हो सकता है। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आप जस्ट सपोज मान लीजिए कि आपके बैक साइड से कोई विंड आती है, मतलब मान लीजिए कि उस समय एकदम से हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो आपके ऊपर एक हवा का भी जो फोर्स है वो अप्लाई होता है, और कोई एक जो आप खुद से फोर्स जो होते हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो उस समय आपका जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन बॉडी का मास जो है वो वही का वही रहता है। तो इधर जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। अभी हम जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या वर्क करता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबने पढ़ा हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उधर से एक रिपल्सिव फोर्स भी हमें जो है मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे वर्क करता है। जब आप अपना मैक्सिमम फोर्स ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे होते हैं, या स्प्रिंटर जो है वो अपना मैक्सिमम फोर्स जो है अपने ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा होता है, तो जितना वो मैक्सिमम फोर्स अपने ब्लॉक पे अप्लाई करेगा उतना ही उसको पीछे से एक अपोजिट फोर्स जो है उसको गेन होगा, प्राप्त होगा, जिसकी वजह से वह अपना बेटर स्टार्ट दे पाता है। अब जानते हैं कि यहाँ पे सीओजी आपकी जो है वो क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे एक कॉमन एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं कि पुश करना आपके लिए ज़्यादा इजी होता है कि पुल करना ज़्यादा इजी होता है। सभी लोगों का कहना होगा कि पुश करना ज़्यादा इजी होता है। तो जो सीओजी जो है वो आपकी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रही होती है ड्यूरिंग स्टार्ट। कैसे पुश कर रही होती है ड्यूरिंग स्टार्ट। जब भी इस पोजीशन को ही आप देख लीजिए, जो एथलीट जो है वो अपना मैक्स जो एंगल है वो 45 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से वो अपना ब्लॉक में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। सही से उसकी बॉडी पूरी जो है एक्सटेंड हो रही है, ट्रिपल एक्सटेंशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ओके, तो ट्रिपल एक्सटेंशन की वजह से जो है वो अपना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। यहाँ जो उसकी सीओजी देख रहे हैं आपकी, वो सीओजी जो है वो बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रही होती है। एट दैट सर्टेन टाइम जो कुछ ड्रैग फोर्सेस होते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस फोर्स हो गया, आपका ग्रेविटी जो होता है वो सीओजी, ग्रेविटी जो होता है वो आपको नीचे की तरफ खींच रहा होता है, लेकिन सीओजी जो है वो आपको आगे की तरफ पुश कर रही होती है। तो इसी तरीके से आपकी जो बॉडी है वो एक बेस्ट स्टार्ट को जो है गेन कर पाती है। अब मान लीजिए कि दूसरे पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसकी जो सीओजी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो इस समय जो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे को पुल कर रहा है। ओके, तो इस वजह से जो है वो एथलीट जो है
अपना मैक्सिमम फोर्स जो है ब्लॉक पे नहीं अप्लाई कर पा रहा और उसका एक्सटेंशन जो है वो इतना बढ़िया भी नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उसका स्टार्ट जो है इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। अभी नेक्स्ट पिक्चर पे आप देख रहे हैं कि जो हुसैन बोल्ट है उन्होंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना फोर्स अप्लाई किया, कुछ बहुत अच्छी तरीके से उनका जो है एक्सटेंशन हो रहा है और उनका जो सीओजी भी है बहुत ज़्यादा आगे फॉल नहीं कर रहा, जो सीओजी है उनको आगे की तरफ पुश कर रहा है बॉडी को, जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट स्टार्ट जो है दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो है इस तरीके से आपकी जो है सीओजी जो है वर्क करती है। ड्यूरिंग रनिंग जो है आपकी सीओजी कैसे वर्क करती है? ड्यूरिंग रनिंग आप जब देख रहे होंगे, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। तो ड्यूरिंग रनिंग आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि आपका जो सीओजी बिल्कुल मिड पे है। ओके, जब आपकी फुट लैंडिंग हो रही होती है, जो फ्लाइट फेज होता है उसके बाद जब आपकी फुट लैंडिंग हो रही होती है, तो जो फुट लैंडिंग है वो बिल्कुल सीओजी के पास होनी चाहिए। अगर फुट लैंडिंग जो है वो बिल्कुल सीओजी के पास नहीं होगी, आगे होगी, तो आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी। अगर बहुत ज़्यादा पीछे होगी तो भी बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी। अब कई लोग पूरा पैर रख के रनिंग करते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि जब आप पूरा पैर रखेंगे तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा यूज़ होगा। ज़्यादातर सभी लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इसीलिए कहते हैं कि टो पे रनिंग करनी चाहिए ताकि टाइम जो है वो लेस हो। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी बैलेंस, तो बैलेंस यहाँ पे आपका सबसे बड़ा रोल जो है वो बैलेंस का ही है। बैलेंस जो है आपकी बॉडी का अपराइट पोजीशन बनाता है। ड्यूरिंग स्टैटिक पोजीशन या ड्यूरिंग डायनामिक पोजीशन में जो बैलेंस है वो आपकी बॉडी का अपराइट पोजीशन बनाता है, एक सही पोस्चर बनाता है, जिसकी वजह से आप सही तरीके से रनिंग कर पाते हैं। तो यहाँ जो है वो बैलेंस का इस तरीके से रोल प्ले होता है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे ड्रैग फोर्सेस या जो कौन कौन से फोर्सेस हैं ड्यूरिंग रनिंग करते समय या जब हम लोग स्टार्ट ले रहे होते हैं उस समय जो है कौन कौन से फोर्सेस जो है वो हमारे ऊपर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक है आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है आपका किस तरीके से वर्क करता है? नॉर्मल फोर्स एक तरीके से आप मान लीजिए आपका फ्रिक्शन फोर्स। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो जब आप टो से ग्राउंड पे कांटेक्ट करते हैं तो आपका एक फ्रिक्शन फोर्स जो है उस समय प्रोड्यूस होता है। तो एक तरीके से वो नॉर्मल फोर्स है। अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आपको ग्राउंड से उतनी बेटर ग्रिपिंग नहीं मिलेगी, आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, जो रिजल्ट है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। जब आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप ज़्यादा जल्दी थकेंगे भी, तो आपका जो रिजल्ट है वो जो है एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग स्टार्ट लेते समय भी अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आपका ब्लॉक से ही पैर फिसल जाएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद आपका एक फोर्स उस पर और अप्लाई होता है, वो होता है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स आपका मान लीजिए जैसे कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स है। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं या स्टार्ट ले रहे होते हैं तो उस समय एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो ड्रैग फोर्स है वो आपको पीछे की तरफ घसीटता है। तो जो ये ड्रैग फोर्सेस होते हैं या रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं, जब आप स्टार्ट ले रहे होते हैं, जब ये लोग आपकी बॉडी को पीछे की तरफ घसीट रहे होते हैं, तो इस वजह से आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस को बनाने में जो है एबल होती है, बैलेंस को बनाने में एबल होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी जो है वो राइट तरीके से बैलेंस बना पाती है। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आप कह रहे होंगे कि जब हम लोग रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हो कि बॉडी जो है बिल्कुल एकदम अपराइट पोस्चर में बिल्कुल मतलब सीधी चल रही है। तो उस समय जब आप कह रहे होंगे कि रनिंग करते समय हम लोग जो हमारा जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो हम लोगों को पीछे की तरफ घसीटता है, जो एक तरीके से हमारे ऊपर निगेटिव तौर पे
जो होता है वो वर्क करता है, नेगेटिव तौर पे वर्क करता है। लेकिन जो टेक्निक है स्प्रिंटर्स की, जब हम लोग स्टार्ट ले रहे होते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बॉडी है स्टार्ट लेते समय एक एरोडायनेमिक शेप को क्रिएट कर रही है। ठीक है, इवन जो आपकी फिंगर्स है, आपका जो शोल्डर है, वो आपकी बॉडी का एक एरोडायनेमिक शेप को क्रिएट करते हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल चिपके चिपके से कपड़े पहनते हैं आजकल मॉडर्न डेज में, बिल्कुल एकदम जो बॉडी के साथ बिल्कुल चिपक के है वैसे कपड़े दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है वो लेस किया जाता है। अब आपकी बॉडी जो है वो एक एरोडायनेमिक शेप कैसे बनाती है, आगे हम इसको वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आप दिख रहे होंगे कि जो रनर है उसकी एल्बो जो है बिल्कुल चेस्ट से सटी हुई है। ये जो वर्क हो रहा है हैंड का, ये बॉडी का एरोडायनेमिक शेप बनाने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस एयर रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से काट पा रहा है और अच्छी तरीके से रनिंग कर पा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जो रनर है वो हैंड के कोऑर्डिनेशन बिल्कुल चेस्ट के पास रखा है, जिसकी वजह से बॉडी का जो है एरोडायनेमिक शेप जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो रनर है वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स को जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ड्यूरिंग स्टार्ट लेते समय, जब स्प्रिंट स्टार्ट लेते समय जो उसका बॉडी का ये 45 डिग्री का एंगल जो बनता है, यही एक तरीके से एरोडायनेमिक शेप को क्रिएट करता है। जैसे वो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करके रनिंग करना शुरू करता है, यही जो है एरोडायनेमिक शेप को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो सामने से एयर रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा होता है उसको लेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग खड़े होके क्यों नहीं स्टार्ट लेते, स्टैंडिंग स्टार्ट क्यों नहीं ले सकते। तो यहीं से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि जब हम लोग स्टैंडिंग स्टार्ट लेंगे तो मैक्सिमम फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग रनिंग। जो हमारा एफर्ट जो है वो मैक्सिमम एफर्ट नहीं हम अप्लाई कर पाएंगे, और जो हमारी बॉडी का जो एक एरोडायनेमिक शेप होता है स्टार्ट लेते समय, वो नहीं अच्छे से क्रिएट हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है हम लोग अपनी जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है उसको लेस नहीं कर पाएंगे, डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब चलते हैं जो है लीवर यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होता है। मैंने आपको ये बता दिया कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसे वर्क करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रोल प्ले करती है, फोर्स क्या रोल प्ले करता है, ड्रैग फोर्स क्या रोल प्ले करते हैं, और आपका एरोडायनेमिक शेप कैसे क्रिएट हो रहा होता है, और साथ ही साथ फ्रिक्शन क्या रोल प्ले कर रहा होता है। सभी को पता है फ्रिक्शन क्या रोल प्ले कर रहा होता है इसमें, आपकी ग्रिपिंग को बनाने में। आप जो आपकी जो आपका टू है जब कांटेक्ट होता है ग्राउंड से, जो ग्रिप जिसकी वजह से आपको ग्रिप मिलती है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही आपको ग्रिपिंग मिलती है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका ग्रिपिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो पैर जो है वो ग्राउंड पे फिसलेगा और आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो फ्रिक्शन भी जो है एक तरीके से काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी पे उस समय कौन सा क्लास का लीवर जो है वो वर्क करता है। तो ड्यूरिंग रनिंग करते समय या ड्यूरिंग स्टार्ट लेते समय तो हमारी बॉडी पे जो है वो थर्ड क्लास का लीवर जो है वो वर्क करता है। वो कैसे? सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्लास ऑफ लीवर, जो आपका बॉडी का जो पूरा लोड है वो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो है आपकी काफ मसल्स पे पड़ता है, और जो आप एफर्ट लगा रहे होते हैं वो आपकी क्वाड्रिसेप मसल से आप एफर्ट लगा रहे होते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपका लोड है वो ये वाली मसल पे, काफ मसल पे है। ठीक है, जो आपका लोड है वो काफ मसल पे है। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे जो आपका एफर्ट जो है वो क्वाड्रिसेप मसल्स पे है, ये वाली मसल्स पे। तो जो आपका फेल्क्रम जो है वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे होंगे फेल्क्रम जो है आपका कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो आपका बॉडी का बिल्कुल जो बीच का हिस्सा, जो आपका कोर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपका जो है फेल्क्रम जो है बन रहा है।
अकॉर्डिंग टू दिस जो है बॉडी का उस समय जो अकॉर्डिंग टू दिस आपका थर्ड क्लास लीवर जो है वो वर्क करता है। ड्यूरिंग आप अगर स्टार्ट ले रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है वो थर्ड क्लास लीवर ही जो है वर्क करता है। आपका फेल्क्रम, एफर्ट और ये लोड इस वाली साइड होता है। तो हमने ये जान लिया कि हमारे ऊपर कौन कौन सी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं उस समय। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और आपका फोर्स है, फ्रिक्शन है, सीओजी क्या रोल प्ले करती है, एरोडायनेमिक शेप कैसे क्रिएट हो रहा होता है, और ये भी जान लिया कि जो है कौन सा क्लास का लीवर जो है उसमें वर्क कर रहा होता है। अब हम जानते हैं कि स्पीड क्या रोल प्ले करती है। भाई स्पीड तो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। आपका 100 मीटर जो आपकी रनिंग होती है उसमें स्पीड जो है सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से उसको ख़त्म करेंगे वही आपकी जो है वो स्पीड होती है। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जितनी दूरी है और जो उस दूरी को कंप्लीट करने में जो आपका समय लगा है वो आपकी स्पीड होती है। स्पीड जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। तो ड्यूरिंग स्टार्ट लेते समय उस समय जो है वेलोसिटी जो है आप ड्यूरिंग जो स्टार्ट लेते समय जो फर्स्ट 0 to 5 मीटर होती है उस समय आप जो है स्पीड को गेन करना शुरू करते हैं। यानी कि आप जो है फोर्स जो है मैक्सिमम फोर्स जो है ग्राउंड पे लगाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आप जो है स्पीड को गेन करना शुरू करते हैं 0 to 5 मीटर। उसके बाद आप 5 to 10 मीटर आप जो है वेलोसिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आप एक जो है डिस्टेंस को तय कर रहे होते हैं या आपका कोई एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, और उस डायरेक्शन को एक डायरेक्शन होता है और जो आपका डिस्टेंस होता है वो भी आप एक तरीके से 100 मीटर जो है वो कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, और एक डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में आप रनिंग कर रहे होते हैं। तो उस समय जो आप उस डायरेक्शन को या उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगाते हैं तो वो आपका एक तरीके से कहा जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड क्यों नहीं कहते, वेलोसिटी क्यों कहते हैं? वेलोसिटी इसी वजह से कहते हैं कि आप एक डायरेक्शन में रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप एक डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हैं। और डिस्टेंस नहीं, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि आप तो एक दूरी तय कर रहे होते हैं, वो होती है 100 मीटर की दूरी, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उसके बाद आपका जो टोटल टाइम टेकन जो लगता है तो उसको हम लोग इसी वजह से वेलोसिटी कहते हैं। और जो स्पीड है और आपका जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसे? क्योंकि स्पीड जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस भी है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है उसका एक डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। और इसी वजह से वेलोसिटी जो है आपकी जो है एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी कही जाती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जब आप 5 to 10 मीटर बिल्कुल रिदम में आ जाते हैं उसके बाद आप एक मैक्सिमम स्पीड गेन करते हैं। जब आप एकदम रिदम में आ जाते हैं उसके बाद आप मैक्सिमम स्पीड जो है वो गेन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, रिदम में आने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो स्ट्राइड लिए हैं एथलीट ने, इस फेस में आप जो है मैक्सिमम स्पीड जो है वो गेन करते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब आपने स्टार्ट लिया
उसके बाद जब आपने रिदम पकड़ा, उसके बाद जब आपने वेलोसिटी में चेंज किया, यानी कि स्पीड में चेंज किया और मैक्सिमम स्पीड को गेन किया, उस फेज को हम लोग एक्सेलरेशन फेज कहते हैं। ओके, जब हम लोग एक्सेलरेशन फेज में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जो हमारा फेज होता है, ये वाला जो फेज होता है उस समय, ये वाला जो फेज होता है उस समय जब हम लोग फुट टच करते हैं ग्राउंड पे, या एथलीट जो होते हैं वो फुट टच करते हैं ग्राउंड पे, उसके बाद फुट टच करने के बाद जब वो एयर में आते हैं तो उसके दौरान जो टाइम होता है 0.22 सेकेंड होता है। फिर अगेन जब 5 to 10 मीटर पे होता है तो वही टाइम जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, 0.15 सेकेंड। जब वो एकदम एक्सेलरेशन फेज पे आ जाते हैं, जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर रहे होते हैं, तो उस समय जो यहाँ पे टाइमिंग है, एवरेज टाइमिंग जो है वो 0.08 सेकेंड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्लेस होता है कि जब हम लोग स्टार्ट ले रहे होते हैं उस समय हम लोग अपना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब या फिर जब हम लोग एक्सेलरेशन फेज में होते हैं उस समय हमारी जो होती है मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ये है कि जब हम लोग एक्सेलरेशन फेज में होते हैं उस समय जो एथलीट जो है वो मैक्सिमम फोर्स अपनी बॉडी से अप्लाई कर रहा होता है। वो कैसे? जो आपका टाइम जो होता है फुट का कांटेक्ट जो होता है ग्राउंड से, उसका जो टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है उस समय, 0.08 सेकेंड। तो उस समय उतने टाइम में जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं उस समय, कम समय में। आप जब भी रनिंग कर रहे होंगे, जब आप रनिंग करने के बाद एक तरीके से रिदम में आ जाते हैं, तब आप अपनी स्पीड को गेन करना शुरू करते हैं, तो आपको खुद से फील होता है कि अब हम जो है अपना जो है फुट से मैक्सिमम फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं। जब आप उतने टाइम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी समय जो है फ्रिक्शन जो है दैट टाइम भी मेन रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन ही आपको ग्रिपिंग देता है जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो अप्लाई हो पाता है। अब जानते हैं कि इसमें एंगुलर मोशन कहाँ होता है। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो लेग्स के मूवमेंट होते हैं ये एक तरीके से एंगुलर मोशन में होते हैं। आपके जो हैंड के मूवमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से एंगुलर मोशन में होते हैं। ओके, इसमें अब काफ़ी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। एंगुलर मोशन भी डिस्कस कर लिया और हम लोगों ने इसमें ड्रैग फोर्सेस भी डिस्कस कर लिया। बैलेंस क्या इसमें बैलेंस क्या रोल प्ले करता है? भाई बैलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। अगर आपको बैलेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो आपकी रनिंग होगी वो एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, आपका बॉडी का जो अपराइट पोजीशन है वो नहीं मेंटेन हो पाएगा। स्टेबिलिटी, अब बात आती है स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है? स्टेबिलिटी जो है एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल है स्टेबिलिटी का भी। जब आप रनिंग कर रहे होते हैं उसके बाद जैसे ही आप एक फ्लाइट फेज पे आते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि रनिंग करते समय जब आप फ्लाइट फेज में आते हो उसके बाद जब आपका फुट लैंड होता है सीओजी के पास, तो दैट टाइम जो है वो स्टेबिलिटी ही रोल प्ले कर रही होती है। अगर आपका जो बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी है तभी आप स्टेबल पोजीशन में दोबारा आप आ पाते हो। अगेन फिर उसके बाद फ्लाइट फेज, फिर उसके बाद ग्राउंड से फुट कांटेक्ट हुआ, तो दैट टाइम आपका स्टेबिलिटी ही रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसका जो फुट है बिल्कुल सीओजी के पास है। ये एक तरीके से कई लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो फुट है वो सीओजी के पास क्यों होना चाहिए। जब आपका फुट अगर मान लीजिए फुट का कांटेक्ट जो है वो सीओजी से दूर हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो सीओजी है वो पीछे हो जाएगा, आपका जो जो फुट है आगे की तरफ है, आप सीओजी को फिर आगे धकेलोगे जिसकी वजह से आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा, स्टेबिलिटी बार बार बिगड़ेगी। ओके, अगर आपका फुट पीछे होगा सीओजी आगे होगी तो तब भी आपका बैलेंस जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। सीओजी आगे होगी, सीओजी आगे की तरफ फॉल कर रही होगी, आप पीछे की तरफ होंगे तो आपका बैलेंस जो है वो सही तरीके से क्रिएट नहीं हो पाएगा। दैट टाइम भी सीओजी जो है एक बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। तो यहाँ तक में हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन सी
चीज़ें हैं वो किस किस तरीके से वर्क करती हैं। चलिए तो हम लोग एक वीडियो को देखते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से वर्क कर रही है। आप इसमें देख रहे होंगे वीडियो में किस तरीके से एथलीट ने स्टार्ट लिया, कैसे वो एक एरोडायनेमिक शेप को क्रिएट कर रहा है 45 डिग्री एंगल से। उनका जो लोड वाला पार्ट है उनका काफ मसल्स है, एफर्ट्स जिस चीज़ से लगा रहे हैं वो है आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जिसकी वजह से ये जो है थर्ड क्लास ऑफ लीवर कहा जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई हो रहा है पूरी तरीके से। जितना वो फोर्स ग्राउंड पे लगा रहे हैं उतना ही एक तरीके से अपोजिट रिपल्सिव फोर्स जो है उनको नीचे से भी जो है वो गेन हो रहा है। तो आप इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं उनका हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से एक एरोडायनेमिक जो शेप है वो क्रिएट हो रहा है। आप देख रहे हो पूरा वीडियो में, और इसी वजह से वो जो है एयर रेजिस्टेंस को कम कर पा रहे हैं। और उसके बाद आपका जो फोर्स है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन टाइम पे ये एक्सीलरेशन फेस उस समय ये लोग अपना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए, आपको सब चीज़ें इसमें सब तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये रेजिस्टेंस कहाँ है, ड्रैग फोर्सेस क्या वर्क कर रहे हैं, सब तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आप समझ ही पा रहे होंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या वर्क कर रहा है, जिसको आप ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। बैलेंस बनाने में यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रही है फ्लाइट के बाद जब आपका फुट लैंड हो रहा है। थ्रू दिस वीडियो आप सब कुछ देख पा रहे हैं। चलिए तो हम इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।